बड़े अजीब कस्टमर हो, रोशनी ने टिप्पणी की। इश, मैंने कहा और दोनों नंगी लड़कियों के बीच जाकर लेट गया। रोशनी फौरन मेरी गर्दन पर चूमने लगी, जबकि पूजा मेरा बेल्ट खोलने के लिए झुकी। मैंने अपनी सांसें गिनना शुरू कर दी। 50वीं सांस पर मैंने कदमों की आहट सुनी। तब तक लड़कियां बहुत अच्छी तरह से मेरा बेल्ट निकाल चुकी थी और अब मेरे जीन्स निकालने की तैयारी में लगी थी। 60वीं सांस पर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। 65वीं सांस पर एक साथ तीनों लड़कियों के चीखने की आवाज़ आई। हैप्पी बर्थ, ओ माय गॉड। आरती की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोशनी और पूजा मारे डर के हक्की बक्की रह गई और बेडशीट से अपने चेहरे ढक लिए। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैं सिचुएशन के मुताबिक हैरान नजर आ रहा था, लेकिन आरती को काटो तो खून न था। दोनों लड़कियां इस तरह की परिस्थितियों की आदी थी, लिहाजा वे उठी और बाथरूम में चली गई। गोपाल, आरती ने जोर से कहा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। आरती, मैंने कहा और बिस्तर से बाहर निकला। जब तक मैं अपने जीन्स के बटन लगाता और शर्ट पहनता, तब तक वो दौड़कर कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैंने सीढ़ियों तक उसका पीछा किया, लेकिन वो तेजी से भाग रही थी। उसने गिफ्ट्स के पैकेट्स बीच रास्ते में ही फेंक दिए। मुझे उस तक पहुंचने के लिए जमीन पर बिखरे केक बॉक्स और स्क्रैप बुक को पार करना पड़ा। वो मेन डोर तक पहुंचती उसके पहले ही मैंने उसकी कोहनी पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ दो, आरती ने कहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। आई कैन एक्सप्लेन आरती, मैंने कहा डोंट टच मी, उसने कहा। जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मैंने कहा। तो फिर कैसा है? मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई तो तुम्हें इस हालत में देखा, कौन जानता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा वाहियात और कुछ नहीं देखा, आरती ने कहा और रुक गई। वो अपना सिर हिला रही थी, उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे। फिर वो फुट फुट कर रो पड़ी। इन लड़कियों को विधायक शुक्ला ने भेजा था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। वो अब भी अपना सिर हिला रही थी, जैसे कि उसे अभी अभी जो देखा और सुना उस पर वो भरोसा ही ना कर पा रही हो। ज्यादा नाराज मत हो, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने कहा। चटाक। उसने मुझे जोर से एक तमाचा मारा, लेकिन उस तमाचे की चोट से ज्यादा उसकी आंखों से झलक रही निराशा ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आरती, ये तुम क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक और तमाचा जड़ दिए। मेरे हाथ अपने गाल पर चले गए। 3 सेकंड के भीतर वो घर से बाहर जा चुकी थी। 10 सेकंड बाद मैंने कार का दरवाजा बंद होते सुना। 15 सेकंड बाद उसकी कार मेरे पोर्च से जा चुकी थी। मैं सोफे में धंस गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घुटनों में कोई जान न रह गई हो। पूजा और रोशनी पूरे कपड़े पहनकर एक एक कर नीचे आई। पूजा ने सीढ़ियों से केक बॉक्स और स्क्रैप बुक उठाई और मेरे सामने टेबल पर रख दी। जब तुमने हमारे साथ ही कुछ नहीं किया तो तीसरी लड़की को क्यों बुलाया? रोशनी जानना चाहती थी। यहाँ से चले जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ धीमी थी। उन्होंने अपने साथी को फ़ोन लगाया। चंद मिनट बाद मैं अपने घर में अकेला था। मैं वहाँ 2 घंटे तक बैठा रहा, जब तक कि बाहर अंधेरा ना हो गया। मेट्स लौट आई और बत्तियाँ जला दी। उन्होंने मुझे वहाँ बैठा देखा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। स्क्रैप बुक का कवर लाइट से चमक रहा था। मैंने उसे उठा लिया। एक नोटी बॉय और एक नोटी गर्ल की कहानी उसके काले कवर पर लिखा था, जिस पर सफ़ेद रंग की हैंड पेंटिंग की गई थी। उस पर एक लड़के और लड़की की स्माइली बनी थी और दोनों आंख मार रहे थे। मैंने स्क्रैप बुक खोला। एक समय की बात है, एक नोटी बॉय ने एक गुड गर्ल का बर्थडे केक चुरा लिया था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था। इसके साथ ही मुझे डांटती हुई टीचर और रोती हुई आरती की चित्र बना था। मैंने पेज पलटे, लेकिन उसके बाद नोटी बॉय गुड गर्ल का दोस्त बन गया। उसके बाद वो उसकी हर बर्थडे पार्टी में शामिल होने आता। उस पर लिखा था। इसके बाद एल्बम में उसकी 10 से 16 साल उम्र तक की 7 बर्थडे पार्टीज की तस्वीरें थी, जिनमें मैं शामिल हुआ था। मैंने देखा कि हम एक एक करके किस तरह बड़े होते जा रहे थे। उसकी हर बर्थडे पार्टी में एक ना एक तस्वीर ऐसी ज़रूर थी जिसमें फ़ोटो में केवल हम दोनों थे। इसके अलावा आरती ने बहुत मेहनत करके स्कूल की छोटी मोटी यादगारें भी संजोई थी।
उसमें 12वीं क्लास का टाइम टेबल था, जिसमें मैंने मैथ्स क्लास के ऊपर सीगो का निशाना बनाया था। उसमें 9वीं क्लास के स्कूल के कन्फेशन की टिकट थी। 10वीं क्लास में हम पहली बार किसी रेस्तोरां में गए थे। उसने उस दिन का बिल उसमें चिपकाया था। उसने 18वीं क्लास के अपनी स्लैम बुक से एक पेज भी फाड़ कर लगाया था, जिसमें उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में मेरा नाम लिखा था। स्क्रैप बुक इन शब्दों के साथ खत्म होती थी, तुम्हारे साथ अब तक जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार रहा है। तुम्हारे साथ बिताए जाने वाले आने वाले कल का इंतजार है मेरे हमसफर। हैप्पी बर्थडे गोपाल। अब मैं स्क्रैप बुक के अंत तक पहुंच चुका था। बैक कवर पर उसने कैलीग्राफी करते हुए बड़े अक्षर में जी और ए लिखा था। मैं फौरन उसे कॉल करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे उसका तोहफा कितना अच्छा लगा है। शायद उसने इसे तैयार करने के लिए हफ्तों तक मेहनत की थी। मैंने केक बॉक्स खोला। चॉकलेट केक का आकार कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन मैं उसकी लिखावट पढ़ सकता था। चोरी हो गया मेरा पहला केक और फिर मेरा दिल। उस पर सफ़ेद आइसिंग से लिखा था और उसमें नीचे छोटे अक्षरों में हैप्पी बर्थडे गोपाल लिखा था। मैंने केक बॉक्स को दूर सरका दिया। घड़ी ने 12 बजाए। तुम्हारा बर्थडे पूरा हुआ गोपाल, मैंने कमरे में मौजूद अकेले शख्स से जोर से बतियाते हुए कहा। हालांकि मैंने खुद से वादा किया था कि आरती को फ़ोन नहीं लगाऊंगा। इसके बावजूद मैंने अगले दिन उसे कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने पूरे हफ्ते अनेक बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उसने गलती से फ़ोन उठा लिया। तुम कैसी हो, मैंने कहा। प्लीज़ मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, उसने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा। थोड़ी और कोशिश करो, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं। खैर, अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ था। मैं दैनिक के संपादक अशोक को फ़ोन लगाया। मिस्टर गोपाल मिश्रा, उसने कहा, आपके पेपर कैसा चल रहा है, मैंने कहा। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि आप हमें बहुत विज्ञापन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे एक मदद की दरकार है, मैंने कहा। क्या, उसने कहा। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं उसे किसी खबर को दबाने की बात कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक व्यक्ति को नौकरी पर रख लें, मैंने कहा। वो बहुत अच्छा काम करता है। कौन? राघव कश्यप, वो ट्रेनी जिसे हमने बाहर कर दिया था, उसने कहा। आपके विधायक शुक्ला ने ही तो हमें उसे बाहर करने को मजबूर किया था। हाँ, आप उसे फिर से नौकरी पर रख लो। क्यों? उसने तो अपना खुद का पेपर निकाला था। उसने इसमें दिमनापुर प्लांट की बड़ी सी खबर भी लगाई थी। सॉरी, हमें भी वो खबर छापनी पड़ी थी क्योंकि सभी उसे कवर कर रहे थे। इट्स ओके, मैंने कहा। क्या आप उसे फिर से काम पर रख सकते हैं? उसे मेरा नाम मत बताइएगा। संपादक सोच में डूब गया। मैं उसे रख सकता हूँ, लेकिन वो बहुत जोशीला पत्रकार है। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से उसे लेकर अपसेट हो जाएं। उसे एजुकेशन सेंटर से कुछ दिनों तक दूर रखना। ये बेहतर तो यही होगा कि उसे घोटालों की खबरों से ही दूर रखना। मैं कोशिश करूँगा, संपादक ने कहा। लेकिन क्या वो ज्वाइन करेगा? उसका खुद का एक पेपर है। उसका पेपर अब लगभग बर्बाद हो चुका है। उसके पास कोई और जॉब नहीं है, मैंने कहा। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ, संपादक ने कहा। तब तो आपका एक विज्ञापन बनता है। अगले संडे के लिए गंगाटेक के विज्ञापन के लिए फ्रंट पेज बुक कर लीजिए, मैंने कहा। मैं मार्केटिंग को बता देता हूँ। मेरे बर्थडे के एक हफ्ते बाद बेदी 2 कंसल्टेंट के साथ मेरे ऑफिस आया। उनके पास एक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स खोलने का प्रपोजल था। साथ में डीन श्रीवास्तवा भी साथ आए। MBA की खासी डिमांड है, लेकिन वो तो ग्रेजुएशन की बात है। क्यों ना ग्रेजुएशन पहले कुछ ऑफर करें, बेदी ने कहा। कंसल्टेंट ने मुझे अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया। स्लाइड्स में एक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस थी, जिसमें हमारे द्वारा ली जाने वाली फीस और फैकल्टी के खर्च की तुलना की गई थी। बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी MBS बेस्ट है। आप इंजीनियरिंग जितना ही फीस ले सकते हैं, लेकिन आपको लैब्स जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, एक कंसल्टेंट ने कहा। फैकल्टी भी आसान काम है। किसी भी MCOM या CA टाइप को रख लो, इस तक के ढेरों अवेलेबल हैं, दूसरे ने कहा। लेकिन मेरा मन उछटा हुआ था।
अब मैं अपना काम नहीं फैलाना चाहता। मुझे हर साल एक्स्ट्रा करोड़ों रुपए कमा लेने में अब कोई तुक नहीं नजर आती थी। मैं तो ऑफिस आना भी नहीं चाहता था। एक्साइटिंग है ना, बेदी ने कहा। हूँ, लेकिन क्या हम इस बारे में फिर कभी बात करें, मैंने कहा। क्यों, बेदी ने कहा। फिर उसने मेरा लटका हुआ चेहरा देखा। ठीक है, हम बाद में चले आएंगे। वो मान गया। अगले हफ्ते कैसा रहेगा? या तुम जब चाहो। बेदी और उसके संगी साथी कमरे से बाहर चले गए। डायरेक्टर गोपाल, आपकी तबीयत तो ठीक है, डीन ने कहा। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। सॉरी टू से, लेकिन आप पूरे हफ्ते ठीक नहीं नजर आए। हालांकि मुझे आपके मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे बड़ा हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पर्सनल मैटर है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ ठोस थी। आपको अब शादी कर लेनी चाहिए सर। उस स्टूडेंट की बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। आपकी बात पूरी हो गई? उनके चेहरे से मुस्कुराहट नदारद हो गई। वो फौरन उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। मेरा सेलफोन बीप हुआ। दैनिक के मार्केटिंग हेड सेल्स का मैसेज था। राघव ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। वो कल ज्वाइन कर लेगा। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, मैंने जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। संडे की बुकिंग के लिए थैंक यू, सेल्स ने मैसेज किया। दैनिक के दफ्तर में ब्लैक मर्सिडीज पहुंचने से गार्ड्स में थोड़ी चहल पहल मची। बड़ी कार हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। मैं उसमें से बाहर निकला और अपने नए सनग्लासेस पहन लिए। फिर मैं लॉबी में रिसेप्शनिस्ट के पास गया। मैं राघव कश्यप से मिलने आया हूँ, मैंने कहा और उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। रिसेप्शनिस्ट ये पता नहीं लगा पाई कि राघव अभी कहाँ है। सेल्स ने मुझे ऊपर से देखा तो दौड़ते हुए नीचे आया। गोपाल भाई, आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आप यहाँ किसका वेट कर रहे हैं? मैं राघव से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। ओह श्योर, उसने कहा। प्लीज मेरे साथ आइए। हम राघव के क्यूबिकल तक पहुँचे। उसके डेस्क के नीचे IIT का एक लड़का घुसा हुआ था और उसका कंप्यूटर सेट कर रहा था। कनेक्शन चेक करने के लिए राघव भी झुका हुआ था। तुमने यहाँ फिर ज्वाइन कर लिया है, मैंने कहा। राघव घुमा। गोपाल, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आया था, लेकिन तुम दिख गए। फिर मैं सेल्स की ओर मुड़ा। थैंक यू सेल्स। ओके, सेल्स ने कहा। सी यू गोपाल भाई। उसके जाने के बाद राघव ने कहा, अजीब बात थी, खुद संपादक ने मुझे फोन करके बुलाया। मेरे पास यूं भी पैसा नहीं था। मैंने सोचा कि अब तक के लिए रिज्वाइन कर लेता हूँ, जब तक कि मेरे पास रिवॉल्यूशन 2020 को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता। क्या हम एक कप चाय पी सकते हैं, मैंने कहा। श्योर, उसने कहा। हम सेकंड फ्लोर पर स्टाफ कैंटीन तक चले गए। दीवारों पर अखबारों के पुराने अंक और फ्रेम्ड कॉपीज टंगी थी। वहाँ दर्जनों पत्रकार अपने नोटबुक के साथ बैठे थे और शाम के नाश्ते का मजा ले रहे थे। मैं समझ गया था कि यहाँ पर राघव असहज महसूस कर रहा था। अब मुझे छोटे ऑफिस की आदत हो गई है। दैनिक का दफ्तर तो बहुत बड़ा है, उसने कहा। उसने 2 प्लेट समोसे और चाय ली। मैंने पैसा देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बड़े ऑफिस में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो, है ना, मैंने कहा। बात केवल इतनी ही नहीं है। रिवॉल्यूशन 2020 में हमने जिस तरह की खबरें की, वैसा मैं यहाँ कभी नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा। मैं उसे कहना चाहता था कि उसने रिवॉल्यूशन 2020 में जो कुछ किया उसकी वजह से वो लगभग दिवाली हो चुका था, लेकिन मैं उसे यहाँ नीचा दिखाने नहीं आया था। लेकिन एक जॉब का होना अच्छा है। फिर तुम्हें जर्नलिज्म अच्छा भी लगता है, मैंने कहा। इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। अभी तो केवल 6 महीने के लिए ही यहाँ ट्रायल पर रहूँगा। वे लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों की खबर को एडिट करूँ। हो सकता है इससे मैं अपने आप को ज़्यादा सीनियर महसूस करूं, लेकिन मुझे रिपोर्टिंग करना पसंद है। देखते हैं क्या होता है। यदि जॉब है तो हम बिल्स भी पे कर सकते हैं। जाहिर है यदि तुम शादी करना चाहो तो जॉब से मदद मिलती है, मैंने कहा। राघव हंस पड़ा। हमने कई सालों से पर्सनल बातें नहीं की थी। हालांकि इस बार उससे मेरी नेक मनसा पर शक नहीं था। राघव के साथ यही बात थी। एक तरफ वो बड़े से बड़े घोटालों का खुलासा कर सकता था, तो दूसरी तरफ बड़ी आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता था। किसकी शादी हो रही है, राघव ने कहा। वो अब भी हंस रहा था। तुम और आरती, और कौन, मैंने कहा। मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे हंसते हंसते ये बात करनी है। राघव ने मेरी ओर देखा।
मैंने इससे पहले कभी उसे आरती के बारे में बात नहीं की थी। वास्तव में पिछले कई सालों में मैंने उससे किसी भी बारे में बात नहीं की थी। आई होप मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ। किसी जमाने में हम दोस्त तो हुआ ही करते थे, है ना? मैंने कहा। मैंने समोसे का एक बाइट लिया और पाया कि वो बेहद तीखा था। राघव ने गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। मेरी और आरती की बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रियली? मैंने चौंकने का अभिनय किया। मैंने हफ्ते से उससे बात नहीं की है। क्या हुआ? मैंने कहा। राघव ने अपने समोसे पर टमाटो सॉस डाला। गलती मेरी है। जब पेपर शुरू हुआ तो मैंने उससे पर्याप्त समय नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगी। पिछले कुछ महीनों से तो वो मुझे बहुत कटी कटी सी रही है। राघव ने कहा। क्या तुम लोगों ने इस बारे में कभी बात की? मैंने कहा। नहीं, हमने प्लान तो किया था लेकिन बात नहीं कर पाया। उसने कहा। वो तुम्हें बहुत चाहती है। मैंने कहा। पता नहीं, राघव ने कहा। वो अपने समोसे को खाए बिना उसे सॉस में घुमाता रहा। नहीं, वो वाकई तुम्हें चाहती है। मैं उससे बचपन से जानता हूँ राघव, तुम हमेशा से उसके लिए सब कुछ थे। राघव हैरान था। क्या वाकई वो तुमसे शादी करना चाहती थी, है ना? हाँ, लेकिन तब समय ठीक नहीं था। मेरी ओर देखो, आज मैं अपने करियर में किसी मुकाम पर नहीं हूँ। राघव ने कहा। तुम्हारा करियर दूसरे लोगों से अलग है। तुम इसे पैसों में नहीं तोल सकते। जहाँ तक लोगों की मदद करने का सवाल है तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैंने वो मौका भी तो गवा दिया। राघव ने कहा। यू आर फाइन। तुम अब भी एक बड़े अखबार में सब एडिटर हो और यदि तुम आरती से शादी कर लो तो तुम आगे जा सकते हो। क्या मतलब? तुम्हें पता है कि आरती के परिवार पर राजनीति में शामिल होने का दबाव है। मैंने कहा। राघव चुप रहा। तुम्हें पता है ना? हाँ, मैंने सुना तो है। वो फुसफुसाया। आरती के पिता राजनीति में नहीं जा सकते और आरती जाएगी नहीं तो शायद दामाद। राघव ने ऊपर देखा। वो हैरत में था। तुम कितनी दूर तक का सोच लेते हो मैन? मैंने अपनी आंखें घुमाई। क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ इसीलिए मुझे दूसरे तरीकों से इसकी खानापूर्ति करनी पड़ती है। तुम और स्मार्ट नहीं, उसने कहा। तुम उसे चाहते हो। मैंने कहा। हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसने स्वीकारा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब ठीक कर सकते हो। आखिर इससे पहले भी तुम उसका दिल जीतने में कामयाब रहे थे। मैंने कहा। राघव ने एक शाय स्माइल दी। उसे कॉल मत करो। उसके होटल में जाकर उससे मिलो। उसके साथ एक पूरा दिन बिताओ। वो बस इतना ही चाहती है, तुम्हारा वक्त और तुम्हारी तवज्जो। उसके बाद वो तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्यार करेगी। मैंने दाएं बाएं देखते हुए कहा। राघव चुप रहा। प्रॉमिस करो तुम ऐसा ही करोगे। मैंने कहा। और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने मुझसे हाथ मिलाया और सिर हिला दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और शुक्ला जी की बात दोहरा दी। हो सकता है जिंदगी तुम्हें फिर ये मौका ना दे। राघव मेरी कार तक चलकर आया। हालांकि उसने कार पर कतई ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। मैं कार में बैठ गया। मैंने खिड़की का शीशा रोल डाउन किया क्योंकि आरती मेरे बचपन की दोस्त है। और क्या? राघव ने कहा। हर किसी को अपनी तरफ से कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। मैंने कहा। मेरे ड्राइवर ने कार चला दी। उसके बाद मैं राघव के टच में नहीं रहा। उसने कई बार फोन लगाया। मैंने या तो फोन उठाया नहीं या उठाया तो बिजी होने का बहाना बना दिया। एक बार जब मेरी उससे बात हुई तब उसने मुझे बताया था कि आरती और उसके बीच बातचीत फिर शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और फोन रख दिया। मैंने कसम खाई थी कि आरती को कभी कॉल नहीं करूँगा। उसने भी कभी मुझे कॉल नहीं किया। हाँ, एक बार रात 2 बजे उसका एक मिस कॉल ज़रूर आया था। मैंने उसे कॉल बैक किया क्योंकि तकनीकी रूप से कॉल की शुरुआत मैंने नहीं की थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। लड़का लड़की के बीच मिस कॉल और कॉल बैक के ड्रामे का अपना ही एक यूज़र मैनुअल होना चाहिए। मैं समझ गया कि उसने किसी कमज़ोर लम्हे में मुझे कॉल कर दिया होगा, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने MBS प्रोग्राम टॉक्स के लिए बोरिंग कंसल्टेंट्स को बुलाया। प्लान में दम है। हमने बिजनेस स्टडीज में अपना पहला कदम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब हमारा सामना नए सरकारी अधिकारियों से था जिन्हें हमारा प्लान अप्रूव करना था। इसका मतलब था कि हमें कुछ नई जेब गर्म करनी थी। हमें पता था कि ये मुनाफादार बिजनेस साबित होगा। हर साल लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं
रिजेक्ट होते हैं और एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। हमें बस अपना जाल इतना मजबूत रखना था कि उन्हें फांस सके। मैं कॉलेज फैकल्टी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। मैं उन्हें अक्सर शाम को अपने घर बुलाता। क्योंकि वे मेरे लिए काम करते थे, इसीलिए वे मेरे जोक्स पर ठहाके लगाकर हंसते थे और हर 10 मिनट में मेरी तारीफ करते थे। मैं उन्हें दोस्त तो नहीं कह सकता था, लेकिन वे कम से कम मेरे घर का अकेलापन तो दूर करते थे। 3 महीने बीत गए। हमने MBA प्लान लॉन्च किया और अच्छी मार्केटिंग के कारण चंद हफ्तों में सीटी भर ली। मैं कभी कभार ही कैंपस से बाहर निकलता था और कभी निकलता था भी तो केवल अधिकारियों से मिलने। इस दौरान शुक्ला जी का केस बिगड़ता चला गया। उन्होंने मुझे बताया कि मुकदमे में सालों लग सकते हैं। उन्होंने जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। शुक्ला जी को लगा कि CM ने उन्हें दगा दिया है, क्योंकि पार्टी अक्सर ये कहती थी कि यदि वे राजनीति छोड़ दें तो जेल की 4 दीवारी से बाहर आ सकते हैं। मैं हर महीने उनसे मिलने जाता था। मेरे हाथों में गंगाटेक ट्रस्ट अकाउंट्स की कॉपियां हुआ करती थी। एक दिन जब मैं घर पर था, राघव का फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया। राघव लगातार कोशिश करता रहा। मैंने फोन साइलेंट कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। उसने मुझे मैसेज भेजा, गोपाल तुम कहाँ हो? मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, जैसे कि उसने किसी नए घोटाले का खुलासा कर दिया हो, वगैरह वगैरह। मैंने उसे मैसेज किया, मीटिंग में हूँ, क्या बात है? उसके जवाब से मुझे गहरा झटका सा लगा। आरती और मैं सगाई कर रहे हैं, अगले संडे पार्टी है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं इस मैसेज को देखता रह गया। मैं चाहता था कि ऐसा ही हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी शहर से बाहर हूँ, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने जवाब भेजा। मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने एक एक्सप्लेनेशन मार्क ज़्यादा तो नहीं लगा दिया। राघव ने मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने दोबारा फिर कोशिश की। आखिर मुझे फ़ोन उठाना ही पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारी एंगेजमेंट में ना आओ? उसने कहा। हे, मैं अभी एक फैकल्टी मीटिंग में हूँ, मैंने कहा। ओह सॉरी, सुनो तुम्हें आना ही होगा, राघव ने कहा। मैं एक जॉइंट वेंचर के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ, मैंने कहा। क्या? और तुम कभी कॉल बैक क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि मैं जब आरती से भी तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तो वो कहती है कि तुम बहुत बिजी हो। आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई बिजी हूँ। हम अगले 2 सालों में अपने स्टूडेंट की तादाद दुगनी करने जा रहे हैं, मैंने कहा। यानी तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट मिस कर दोगे? क्या वो अपसेट नहीं होगी? मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना, मैंने कहा। राघव ने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद हमारी शादी है, 1 मार्च को। प्लीज़ तब इस शहर में ही रहना। ऑफ कोर्स, मैं यही रहूँगा, मैंने कहा और अपने कैलेंडर में उस तारीख पर गोल लगा दिया। उस तारीख पर गोला लगा दिया। और अब तुम फिर से अपनी मीटिंग में मसरूफ हो सकते हो। टेक केयर बडी, राघव ने कहा। मैंने फौरन आरती को एक कांग्रेट्स मैसेज भेज दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने बड़े से घर की ओर देखा, जो मेरी आत्मा की तरह खाली था। मार्च की 1 तारीख को मैंने ताज गंगा में एक रूम बुक कराया। 4th फ्लोर पर मौजूद इस रूम में एक छोटी सी बालकनी थी, जहां से होटल के पूल और लॉन्स का नज़ारा दिखता था। 2 दिन पहले मैंने अपने फ़ोन का सिम कार्ड बाहर निकाल लिया था। मैंने अपने स्टाफ से कह दिया था कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं दिन भर होटल में अपने रूम में बैठा रहा। शाम को 8 बजे मैं बालकनी में आया। शाम की बुझती हुई रोशनी में मैंने वो कार्ड फिर पढ़ा। मिसेज एंड मिस्टर अनिल कश्यप, आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। अपने बेटे राघव के आरती, सुपुत्री मिसेज एंड मिस्टर प्रताप ब्रज प्रधान DM के साथ शुभ विवाह है। शाम 8 बजे 1 मार्च 2010, पूल साइड लॉन्स, ताजगंगा, बनारसी। मैं नीचे वेडिंग वेन्यू देख सकता था। समूचा गार्डन एरिया फूलों से सजा था और रोशनी में नहाया हुआ था। मेहमान आने लगे थे। एक कोने में डीजे डांस फ्लोर सेट कर रहे थे और म्यूजिक टेक्स टेस्ट कर रहे थे। लॉन के एक तरफ फूड काउंटर्स थे। एक छोटे से स्टेज पर 2 सजी धजी कुर्सियां थी, जिन पर बच्चे उछल कूद कर रहे थे। ये दूल्हा दुल्हन की कुर्सी थी। शादी का पंडाल, जहां सभी रस्में होनी थी, गेंदे के फूलों से सजा था। मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा।
चौथे फ्लोर पर होने के कारण मेरे कानों में शहनाई की बहुत धीमी आवाज़ आ पा रही थी। 9 बजे बारात आई। राघव घोड़ी पर बैठा था। डीजे ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। राघव के नाते रिश्तेदार घोड़ी के सामने नाच रहे थे। राघव ने क्रीम कलर का बंद गला सूट पहन रखा था। हालांकि मुझे ये स्वीकार करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो इतना दूर से देखने में भी हैंडसम नजर आ रहा था। यदि उसकी जगह मैं होता तो और महंगी पोशाक पहनता, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना अच्छा नहीं दिख सकता था। मैंने राघव से फिर अपनी तुलना करने के लिए खुद को घुड़क दिया। 9:30 बजे आरती आई। वो धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही थी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने इससे खूबसूरत दुल्हन शायद कभी नहीं देखी थी। वो परियों सी नजर आ रही थी। उसने हल्के लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जिस पर सिल्वर रंग के सितारे थे, और इसके बावजूद कि मेरे पास दूरबीन नहीं थी, मैं बता सकता था कि वो एकदम परफेक्ट दिख रही थी। सेरेमनी के दौरान राघव और आरती की कजिन्स उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने उन दोनों को उठा लिया, जिस कारण उनके लिए एक दूसरे को फूलमाला पहनाना कठिन हो गया था। जयमाला समारोह के बाद मैं और देख ना सका। मैं केवल आरती को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। मुझे पूरी वेडिंग लाइव देखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने कमरे में चला आया, दरवाजा बंद किया और पर्दे खींच लिए। मैंने टीवी को फुल वॉल्यूम में चला दिया ताकि नीचे से आ रही हर आवाज को अनसुना कर सकूं। मैंने अपने फ़ोन में सिम कार्ड फिर लगा लिया। फ़ोन चालू होते ही एक के बाद एक ढेरों मैसेज आने लगे। मुझे फैकल्टी की ओर से 40 मैसेज आए थे, जिसमें से 10 तो अकेले डीन की ओर से आए थे। वे सभी कॉलेज की भिन्न समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। राघव ने मुझे 5 मैसेज भेजे थे और वो मुझे पूछ रहा था मुझे कार्ड मिला या नहीं। पता नहीं उसने मुझे कितना कॉल किए होंगे, लेकिन एक मैसेज ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया। ये आरती का मैसेज था। उसने लिखा था, शादी में आना, लेकिन यदि तुम आना चाहो तो ही। मैंने रिप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो स्टेज पर फ़ोन कैसे चेक करेगी। मैंने डीन को फ़ोन लगाया। आप कहाँ हैं? डायरेक्टर गोपाल, डीन ने ऊंची आवाज़ में कहा। हम सब कितना फिक्र कर रहे थे। डीन श्रीवास्तवा, डीन श्रीवास्तवा। गोपाल, उन्होंने मेरी आवाज़ में बैठे तनाव को भापते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? ताजगंगा 405। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा। 1 घंटा बाद मैं डीन की कार में उनके पास बैठा था और कैंपस की ओर बढ़ रहा था। तो आखिर बात उन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन चुप हो गए। वे मेरी ओर एक नज़र डालकर समझ गए कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। डीन श्रीवास्तवा, मैं खूब काम करना चाहता हूँ। चलो गंगा टेक को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैं एजुकेशन के हर फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता हूँ। मुझे व्यस्त रखिए, इतना व्यस्त कि मेरे पास सोचने तक का समय ना हो। लेकिन आप तो पहले ही बहुत व्यस्त थे सर। वे परेशान नजर आ रहे थे। इससे भी ज़्यादा हम कोचिंग की फील्ड्स में क्यों नहीं हैं? मैंने कहा, उसमें खूब पैसा है। मुझे इंजीनियरिंग और MBA कोचिंग के लिए प्रपोजल चाहिए। ओके, मैंने कहा। मेरी आवाज़ गूंज रही थी। आप ठीक तो हैं डायरेक्टर गोपाल? डीन ने कहा। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? मुझे प्रपोजल चाहिए, मैंने कहा। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हमारा ड्राइवर भी असहज महसूस करने लगा। यस डायरेक्टर, डीन ने कहा। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। मैं सीधे अपने डाइनिंग टेबल के पास बने बार पर गया और ब्लैक लेबल विस्की की नई बोतल खोल ली, जिसे हम इंस्पेक्टर्स के लिए लाए थे। मैंने एक पूरा ग्लास भरकर विस्की निकाली। मेट्स भीतर आई। आप कहाँ थे साहब? उन्होंने पूछा। मुझे काम था, मैंने कहा। विस्की बहुत कड़वी लग रही थी, लेकिन मैं उसे पूरी गटक गया। डिनर, मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मेट्स बाहर चली गई। मैं बुक सेल्फ की ओर बढ़ा और स्क्रैप बुक निकाल ली। मैंने एक और गिलास बनाया। मैं एक ही घुट में आधा गिलास पी गया, लेकिन जब मेरा शरीर जवाब दे गया तो मुझे उसे बाहर थूकना पड़ा। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मैंने स्क्रैप बुक को अपना तकिया बनाया और वहीं सो गया। मैंने समय देखा। अस्पताल की घड़ी में 6 बज रही थी। तो ज़्यादा शराब पीकर बेसुध हो जाना तुम्हारी हैबिट है, मैंने कहा। गोपाल अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसा केवल एक बार ही हुआ था, उसने कहा। आज वाली घटना से पहले। ऑफ कोर्स,
मैंने गोपाल के चेहरे की ओर देखा। वो किसी स्टूडेंट की तरह यंग दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर उसके अनुभव की इबारतें पढ़ी जा सकती थी। जिंदगी ने उसे जो कड़वे सबक सिखाए थे, उन्होंने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। तो आरती और राघव की शादी आज से 1 साल पहले हुई थी, मैंने कहा। हाँ, 1 साल और 20 दिन पहले, उसने कहा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा। शुक्ला जी अभी जेल में है। मैं उनसे हर महीने मिलता हूँ। मैं अपनी कमाई से कॉलेज में उनका शेयर खरीद रहा हूँ ताकि ये कॉलेज पूरी तरह से मेरा हाथ में आ जाए। उन्होंने भी अपने दूसरे कामों के लिए पैसों की दरकार है, देखते हैं। और राघव और आरती का क्या हुआ, मैंने पूछा। मैं उनके टच में नहीं हूँ। मैं अपने कॉलेज के काम में लगा रहता हूँ। 2 महीने बाद चुनाव हुए, उनमें वो भी शामिल होगा। मतलब राघव चुनाव लड़ रहा है। पूरे शहर में लगे चुनावी पोस्टर पर उसकी तस्वीर है, गोपाल ने कहा। उसकी जगह तुम भी हो सकते थे। तुम्हें इस बारे में कैसा महसूस होता है, मैंने कहा। गोपाल ने कंधे उचका दिए। वो मुझसे बेहतर विधायक साबित होगा। मैं विधायक बनकर भी क्या करता और ज्यादा पैसा कमा लेता, लेकिन उसके पास एक मौका होगा कि वो समाज में कुछ बदलाव करके दिखाए। ये तो तुम्हारी उदारता है, मैंने कहा। गोपाल सीधा उठ खड़ा हुआ और उसे पहनाई गई चादरें बेचैनी से हटा दी। लेकिन मैं अब भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, है ना, उसने कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपकी कहानी का हीरो बनने के लायक नहीं हूँ, गोपाल ने कहा। मैं चुप रहा। मैं विलन जरूर बन सकता हूँ, गोपाल ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। ये मैं पाठक पर छोड़ देना चाहता हूँ कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं केवल लोगों के बारे में लिखता हूँ, मैं उन्हें हीरो या विलेन बनाकर पेश नहीं करता, मैंने कहा। राघव एक अच्छा इंसान है। मैं उससे आधा भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, गोपाल ने कहा। अपने को जज करना बंद करो, मैंने कहा। चेतन जी, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? मैं समझ गया कि मेरी हाँ उसके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन इसके बावजूद मैं सही जवाब देना चाहता था। मैं कुछ देर सोचा। रहने दीजिए सर, इस सवाल का जवाब मत दीजिए। चलिए कुछ देर टहलते हैं। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब वो काफी बेहतर लग रहा था। हम अस्पताल के लॉन्स में सुबह की चहलकदमी करने लगे। मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी इतना ड्रिंक नहीं करोगे, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया। मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता। तुम उसे मिस करते हो, मैंने पूछा। वो चुप रहा। क्या तुम उसकी शादी के बाद उससे मिले थे? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। अब मैं समझा कि वो मुझे रवांडा ड्रॉप करने में क्यों झिझक रहा था। मैंने फिर समय देखा। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी। मुझे दौड़कर होटल जाना था, बैकअप करना था और फिर सीधे एयरपोर्ट जाना था। मैं अब चलता हूँ, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया। वो मुझे कार तक ड्रॉप करने बाहर तक आया। रिवॉल्यूशन तो जरूर होगा, गोपाल ने कहा। एक दिन हमारे देश बेहतर बनेगा, मुझे पता है, मैंने कहा। आप भी इस बारे में लिखिए। अगर गंगाटेक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया तो मैं भी अपनी ओर से कोशिश करूंगा। मैं लोगों को लिफाफे बांटते हुए थक चुका। हमें कुछ बदलाव करना ही होगा, मैंने कहा। इसके लिए सभी को कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी, गोपाल ने कहा। यस, आई एग्री, मैंने कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। बाय सर, गोपाल ने मुझे विदा करते हुए कहा। मैं दौड़कर अपने रूम पर पहुंचा और तेजी से पैकअप किया। फिर मैं चेकआउट करने के लिए नीचे होटल लॉबी में आया। डिड यू हैव ए गुड स्टे सर? एक प्यारी सी लड़की ने मुझसे पूछा। उसने साड़ी पहन रखी थी। हाँ, यादगार रहा, मैंने कहा। मैंने उसकी नेम प्लेट देखी। उस पर लिखा था आरती कश्यप, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर। वो मुस्कुरा दी। ये सुनकर अच्छा लगा सर। मेरी कार कंटेनमेंट एरिया से बाहर चली गई। ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने एक राजनीतिक दल का एक बड़ा सा होर्डिंग्स देखा। दूरी होने के कारण मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसमें मुझे एक युवा उम्मीदवार की तस्वीर नजर आ रही थी। मैंने गोपाल को फोन लगाया। सब ठीक तो है ना सर? आप समय पर फ्लाइट पकड़ तो लेंगे? हाँ, गोपाल। क्या? उसने कहा। तुम एक अच्छी इंसान हो, मैंने कहा।